आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा और अपना ध्यान रख रहा होगा। ऐसे आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए। आज की जो कहानी मैं लेकर के आई हूँ, एक पिता जो कि अपनी बेटी की शादी कर देता है। यहाँ बात अनुराधा की हो रही है। इससे पहले कि हम आपको पूरी कहानी बताएं, उससे पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, जो YouTube है वो हमारा इंप्रेशन बिल्कुल भी भेजना बंद कर दिया है। हम भी अच्छी कहानियां आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग जिस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करते हैं, बाकी आप समझदार समझ में ऐसी कहानी नहीं सुना सकती हूँ आप लोगों को। अगर मैं किसी दूसरे टॉपिक पर कहानी सुनाती हूँ तो वो आप लोग देखते नहीं हैं। ये हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है दोस्तों। हम भी चाहते हैं कि उस्मान सैफी जैसी कहानी आप लोगों को जितनी घटनाएं हैं सुनाएं, लेकिन आप लोग उसे सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। हमारा इंप्रेशन एकदम लो हो जाता है और यूट्यूब भी हमारी इस प्रकार की कहानियों को बिल्कुल भी नहीं भेजता है। कभी 171 तो कभी इस तरीके से वो इंप्रेशन भेज रहा है, बहुत कम भेजता है जब मैं उस्मान सैफी जैसी कहानी बनाती हूँ। बताइए इसमें मेरी क्या गलती है दोस्तों। आप लोग ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। अनुराधा जो अभी इंटर में पढ़ रही होती है, 12वीं का उसका बोर्ड का एग्जाम रहता है, लेकिन जो अनुराधा के पापा रहते हैं छेदीलाल, वो अनुराधा से कहते हैं कि देखो अनुराधा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, परिवार बहुत अच्छा है, अगर तुम शादी कर लो तो फिर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अनुराधा अपने पिता छेदीलाल से कहती है कि पापा, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो एग्जाम है और आगे मुझे बीएड भी करना है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, सफल होना चाहती हूँ और एक अध्यापिका बनना चाहती हूँ, टीचर बनना चाहती हूँ। अब जैसे ही छेदीलाल ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही डांट फटकार देते हैं। इसके बाद अनुराधा पूरी रात रोती रहती है, क्योंकि जो अनुराधा की मम्मी रहती है, जब अनुराधा छोटी रहती तभी छेदीलाल अपनी धर्म पत्नी को तलाक दे देते हैं। अब वो अपनी बेटी और बेटों की जिम्मेदारी खुद ही संभाल रहे होते हैं। बहुत से रिश्तेदारों ने छेदीलाल को समझाया कि तुमने अपनी पत्नी को जाने अनजाने में छोड़ दिया, तलाक दे दिया, तुम अपनी पत्नी पर बेवजह शक करते थे, तुम्हारी पत्नी का किसी से कोई ना तो अफेयर था और ना ही चक्कर। लेकिन छेदीलाल जिस पर शक का भूत ऐसा सवार हो जाता है कि वो अपने बेटे और बेटियों का मुंह भी नहीं देखता है, अपनी धर्म पत्नी को तलाक दे देता है जब अनुराधा छोटी रहती है। अनुराधा जो कि अपने भाई बहनों में सबसे छोटी रहती है, ऐसे में वो अपने पिता की लाडली रहती है। लेकिन जैसे जैसे अनुराधा बड़ी होती है तो उसका जो दिमाग होता है, जहन होता है, वो प्रवास करने वाला होता है, यानी कि आसमान में उड़ने वाला होता है। वो चाहती है कि वो पढ़ लिख करके कुछ बन जाए और फिर अपने परिवार का, अपने भाई बहनों का पूरी जिम्मेदारी उठा सके। लेकिन जो छेदीलाल रहते हैं अनुराधा के पिता, वो अनुराधा से कहते हैं कि देखो, हमने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, परसों ही तुमको लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। अनुराधा कहती है कि पापा, जिस दिन लड़के वाले हमें देखने आ रहे हैं उस दिन हमारा प्रैक्टिकल है, ऐसे में बताइए हम क्या करेंगे। अनुराधा के पिता कहते हैं कि तुम अपना प्रैक्टिकल छोड़ दो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ये मायने नहीं रखती है, बिटिया की शादी ये मायने रखती है, इसलिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अब अनुराधा को कुछ समझ में नहीं आता है, वो करे तो क्या करे, इसलिए वो अपना प्रैक्टिकल छोड़ देती है, क्योंकि उसके पिता के कहने पर वो उनकी बात मान लेती है। अब लड़के वाले अनुराधा को देखने आते हैं। जो लड़का रहता है वो विकलांग रहता है। अब ऐसे में जैसे अनुराधा देखती है कि उसका होने वाला दूल्हा विकलांग है तो वो शादी से साफ मना कर देती है। छेदीलाल अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं कि देखो अनुराधा, भले ही ये विकलांग है तो क्या, इसकी सरकारी नौकरी है, बैंक में चपरासी है, पीयून की नौकरी करता है, सरकारी स्तर पर है, इससे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिल पाएगा। अब अनुराधा जिसे कुछ समझ में नहीं आता है, पिता का दबाव रहता है, इसी दबाव में आकर के वो मंगनी पूरी कर लेती है और अब शादी की तैयारियां भी दोनों परिवार में हंसी खुशी से चलने लगती हैं। अनुराधा जिसका बिल्कुल भी मन नहीं रहता है शादी करने का, लेकिन वो अपने पिता के आगे मजबूर हो जाती है और अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो शादी के लिए राजी हो जाती है। अब परसों ही बारात आने वाली रहती है। अनुराधा जिसका मन घबरा रहा होता है, विचलित हो रहा होता है, क्योंकि ऐसे समय में जब लड़कियों के साथ यानी कि बेटियों के साथ उनकी मां नहीं होती है तो फिर ज्यादा ही उन्हें बेचैनी होती है, परेशानी होती है। अब अनुराधा चुपके से अपनी मम्मी को फोन करती है और पूरी बात बता देती है। जैसी उसकी मम्मी देखती है कि उनकी बेटी दुल्हन के कपड़े में है, लिबास में है
अब वो विदा होकर के अपने ससुराल जाने वाली है। तो वो फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है कि बेटा मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगी। अगर तुम मुझे पहले बताती तो मैं आने की पूरी कोशिश करती, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। अब जो माँ और बेटी रहते हैं वो फोन पर ही वीडियो कॉल पर लगातार रोए जा रहे होते हैं। कुछ देर बाद अनुराधा विदा होकर के अपने पति के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपने पति महेश के घर पहुंचती है तो उसे महेश के कमरे में बैठा दिया जाता है। कुछ ही घंटे बाद जो परिवार रहता है वो महेश को अंदर ढकेल देता है, जैसे कि शादियों में अक्सर होता है। परिवार वाले लड़के को यानी कि दूल्हे को अंदर कमरे के ढकेल देते हैं और बाहर हंसी मजाक चल रहा होता है। जो परिवार रहता है वो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद महेश शर्माता हुआ लज्जाता हुआ अपनी दुल्हन के पास पहुंचता है। वो सही से चल भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि महेश विकलांग रहता है, उसके दोनों पैर अच्छे से काम नहीं करते हैं। बहुत सी दवाइयां महेश इधर उधर अपना इलाज करवाता है, लेकिन कहीं से भी महेश को कोई आराम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो जन्मजात विकलांग होते हैं बहुत मुश्किल ही होता है कि वो किसी भी डॉक्टर के इलाज से सही हो सके। ऐसा ही कुछ महेश के साथ होता है। अब महेश अपनी पत्नी के पास जाता है, अनुराधा, जो कि घूंघट काढ़े रहती है। इसके बाद अनुराधा और महेश के बीच जो कुछ भी होता होगा वो आप लोग समझदार है, समझ सकते हैं। यहाँ में आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे ही अनुराधा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ससुराल के कामकाजों में लगी रहती है, लेकिन ऐसे ही समय गुजरता है। अब उसे ससुराल में ताने भी सुनने पड़ते हैं और कभी कभी तो अनुराधा जिसे खाना तक उसकी सास नहीं देती और कहती है कि तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया लेकिन तुमने अभी खुशखबरी नहीं सुनाई है, यानी कि वो अभी पेट से नहीं हुई है। अब अनुराधा रोज रोज के तानों से बहुत परेशान हो जाती है। इधर जो महेश रहता है उसकी माँ उसके कान भरते हुए कहती है कि देखो बेटा तुम अनुराधा को छोड़ दो, क्योंकि अनुराधा माँ नहीं बन सकती, मुझे ऐसा लग रहा है, वरना शादी को इतना दिन हो गया है और ऐसे में तुम्हारी पत्नी पेट से नहीं है, बताओ घर में कैसे किलकारियां गूंजेंगी। अब जब महेश ये सुनता है तो कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगता है कि उसकी पत्नी में ही दोष है, इसलिए वो अनुराधा को तलाक देने की सोचता है। जैसे अनुराधा को ये बात पता चलती है तो वो अपने पापा छेदीलाल को बताती है। जब छेदीलाल ये सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है अनुराधा, तुम अपने पति को लेकर के हमारे घर आ जाओ, मायके आ जाओ। अब अनुराधा अपने पति को लेकर के, महेश को लेकर के मायके पहुंच जाती है। जो छेदीलाल रहते हैं वो ज्यादा ही अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर के एक अघोरी के पास जाते हैं। अघोरी जिसका बहुत नाम रहता है, उस अघोरी के पास बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। किसी तरीके से अनुराधा का नंबर आता है। जब अनुराधा का नंबर आता है तो जो अनुराधा के पिताजी होते हैं छेदीलाल और जो पति होता है महेश, वो दोनों अघोरी के चरणों में गिर जाते हैं, चरण स्पर्श करते हुए कहते हैं कि बाबा जी आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, मेरी पत्नी जो पेट से नहीं हो रही है, क्या इसका कोई समाधान है। अब जो अघोरी रहते हैं वो कहते हैं कि क्यों नहीं समाधान है, तुम हमारे द्वार पर आए हो, हमारे यहाँ हर समस्या का समाधान है, लेकिन तुमको उसके लिए अनुराधा को अपनी पत्नी को छोड़कर जाना होगा। अब जो पिता रहते हैं, पति रहते हैं, वो अनुराधा को छोड़ देते हैं उस अघोरी के पास पूरे 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद जब वो अपनी पत्नी को लेने जाते हैं और छेदीलाल जब अपनी बेटी को लेने के लिए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी का शव रखा हुआ है। अब जैसे पति और पिता अनुराधा का शव देखते तो फूट फूट करके रोने लगते हैं। वो अघोरी बाबा से पूछते कि बाबा आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी पत्नी खुशखबरी देने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। जो अघोरी बाबा रहते हैं वो कहते कि देखो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी पत्नी का समय पूरा हो चुका था, नहीं हमने तो तुम्हारी पत्नी का इलाज शुरू किया था, लेकिन तुम्हारी पत्नी हमारे इलाज को सह नहीं सकी और वो परलोक सिधार गई, शायद उसका समय पूरा हो गया था, इसलिए चिंता मत करो, किसी दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी बना लो, बहुत सी स्त्रियां इस समाज में हैं। अब जैसे ही एक पति और पिता ये सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाबा से काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा वहां पर हो जाती है। अब जो महेश रहता है और छेदीलाल वो दोनों अनुराधा की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं और सारा मामला सारा किया करा वो थोप देते हैं अघोरी पर। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, अघोरी से पूछताछ होती है, लेकिन अघोरी जो कि साफ साफ कुछ भी नहीं बता रहा होता। इसके बाद पुलिस वाले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में खंगालते हैं जो कि अघोरी के यहाँ जगह जगह पर लगे हुए थे। अब ऐसे में जो अघोरी बाबा रहते हैं उनकी कुटिया से एक
सीसीटीवी कैमरा बरामद होता है। जब पुलिस वाले उसे जांचते हैं तो पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। उस सीसीटीवी कैमरे में ये साफ साफ देखा जा रहा था कि अनुराधा के साथ जो बाबा रहते हैं वो वही सब चीजें कर रहे होते हैं जो कि एक पति का अधिकार होता है। हष्टपुर अघोरी बाबा को अनुराधा छेड़ नहीं पाती है और लगातार 1 हफ्ते तक ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। इसी वजह से अनुराधा की डेथ हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या यहाँ पर अनुराधा के पिता छेदी लाल ने जो कुछ भी अपनी बेटी के साथ किया उस पर आपका क्या विचार है? या एक पति अपनी पत्नी को ऐसे ही किसी के हवाले कर देता है और बहुत आराम से वो घर चले आता है? पूरे 1 हफ्ते के लिए अनुराधा के साथ उस कुटिया में क्या हुआ होगा? आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? क्या पति को ऐसा करना चाहिए? क्या पति को अपनी पत्नी को किसी दूसरे को देना चाहिए? यहाँ पर आखिर कौन गलत है? अनुराधा गलत है या फिर उसके पिता छेदी लाल, फिर उसका पति महेश? आखिर किसकी गलती है? क्या अनुराधा की जान बचाई जा सकती थी? क्या महेश के पास कोई और रास्ता था? क्या वो कोई और रास्ता निकाल सकता था जिससे कि उसकी पत्नी की जान ना जाती और उसकी पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार ना होता? आप लोग अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।